अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है बुधवार, तारीख है 29 मार्च 2023। विषय है भारत में वास्तविक सुधारों पर भी हो चर्चा। भारत में वास्तविक सुधारों पर भी हो चर्चा। यह आलेख लिखे हैं GN वाजपेयी, जो पूर्व अध्यक्ष सेबी और जीवन बीमा निगम के हैं। हमारे देश में नई और पुरानी पेंशन योजनाओं के गुणों को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। विभिन्न आधारों पर नए समूहों के लिए आरक्षण और कोटी की मांग भी की जा रही है। सेना में छोटी अवधि के लिए जवानों की भर्ती योजना के लिए सरकार की बड़ी आलोचना हुई थी। इन सभी मामलों में और इस तरह की स्थितियों में नकदी की कमी से जूझ रही सरकार से असीम समाधान और वेतन की मांग हो रही है। वित्तीय समझ पर प्रतिस्पर्धी पॉपुलिज्म हावी हो रहा है। आर्थिक सुधारों से अपेक्षा थी कि वे ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन जिस तरह से उन्हें लागू किया गया वे ऐसा नहीं कर पाए। तो अब हम दूसरी पीढ़ी के सुधारों, अधिक खुलापन, सेवाओं से सरकार का और अधिक अलग होना और उदारीकृत व्यवस्था में निजी क्षेत्र पर अधिक निर्भरता की चर्चा सुन रहे हैं। ऐसे में यह सरल सवाल पूछा जाना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अनुभवी अर्थशास्त्रियों के तहत हुए पहले चरण के सुधारों के परिणाम अपेक्षित नहीं रहे, तो दूसरे चरण के खरे उतरने की अपेक्षा क्यों है? हमारी संस्थाओं की तैयारी और क्षमता, शासन तंत्र की गुणवत्ता एवं इनके संचालन की मानसिकता तथा भरे पड़े भ्रष्ट तत्वों को परे रखने से संबंधित बड़े प्रश्न भी हैं। यह समझ नए सुधारों को लाने से पहले इन प्रणालियों को परखने और ठीक से करने का है। सुशासन किसी भी प्रणाली का मूल है, जिसके विकास से प्रणाली के सभी सदस्य लाभान्वित होते हैं। यह बात एक छोटे समूह पर भी लागू होती है तथा एक बड़े समाज और एक देश पर भी। आज हमारे शासन व्यवस्था के स्तर को लेकर कई सवाल हैं, जिनसे सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या हमने उन वायदों को पूरा किया है जिनके आधार पर 75 साल पहले भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था और अपने को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया था। संविधान सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर ने उचित ही इंगित किया था कि संविधान का अच्छा या खराब होना इसे लागू करने वालों के अच्छे या खराब होने पर निर्भर करता है। उसी भाषण में उन्होंने नायक पूजा और अराजकता के व्याकरण के प्रति चेताया था तथा संविधान में लिखे समानता के वर्कस सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में व्याप्त विषमता की वास्तविकता को चिन्हित किया था। क्या हम ऐसे खतरों को लेकर चेत सकें? क्या हमारे शासन का स्तर बेहतर हो रहा है या इसमें गिरावट आ रही है, जिसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं? आज हम संविधान में वर्णित मुख्य सचेतक शब्दों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मामले में कहाँ हैं? इसकी ठोस समीक्षा करना उपयोगी हो सकता है। उन मूल्यों के प्रभावी करने के सबसे अहम संस्थान न्यायपालिका, नागरिक प्रशासन और विधि व्यवस्था का तंत्र है। न्याय में देरी न्याय नहीं है, यह बात बहुत से मामलों में लागू होती है। न्याय पाना खर्चीला है, जिससे आबादी का बड़ा हिस्सा न्याय पाना तो दूर, न्याय की मांग भी नहीं कर पाता है। आज 4.27 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से 70% से अधिक 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं। जीवन की गुणवत्ता, रहन सहन और अवसर सुनिश्चित करना नागरिक प्रशासन का दायित्व है, लेकिन उसके कामकाज के तरीके से आम आदमी परेशान है। यह साफ है कि धन और रसूख वालों को बहुत अधिक संसाधन और अवसर मिलते हैं, जबकि आम लोग बराबरी के
ताव के लिए जूझते रहते हैं। यह बात पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से लेकर काम और पेशे तक में लागू होती है। मुंबई जैसे चमकदार शहरी केंद्रों में भी झुग्गी और अन्य रिहायशी इलाकों में सुविधाओं के असंतुलन को देखते हैं। आम जन के साथ पुलिस प्रशासन का रवैया भी ऐसा ही है। धनी और रसूखदार बड़े बड़े अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, जबकि साधारण लोगों के साथ खराब बर्ताव होता है। नागरिकों के विरुद्ध हिंसा पुलिस व्यवस्था में गहरे तक बैठी हुई है। किसी भी स्थानिक संरचना में भ्रष्टाचारियों के लिए मौका निकल ही आता है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के अभाव तथा खराब बर्ताव का संज्ञान न लेने से ऐसे व्यवहारों को प्रोत्साहन मिलता है। इन संस्थाओं के कामकाज के विश्लेषण से दो बुनियादी बातें सामने आती हैं। पहली बात, इन संस्थानों की रूपरेखा औपनिवेशिक युग की विरासत है। बीते दशकों में इन संस्थानों पर बोझ भी बहुत बढ़ा है। इनकी संरचना और कार्यशैली में जो थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, वे अपेक्षित परिणाम के लिए अपर्याप्त साबित हुए हैं। दूसरी बात, सत्ता संरचना के बाहरी हिस्से के अधिकृत केंद्र भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं। जवाबदेही की कमी के चलते इसे फलने फूलने का भी खूब मौका मिला है। ऐसे में साधन संपन्न लोग हर तरह के उल्लंघन कर अपना स्वार्थ साध रहे हैं और उन्हें किसी तरह का डर भी नहीं है। भारत को अब इन संस्थानों की पुनर्संरचना के बारे में सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार एक मानवीय व्यवहार है और इसे पूरी तरह समाप्त करना लगभग असंभव है, पर इसे शिक्षा, जवाबदेही, पारदर्शिता और तकनीक के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। यदि इन खामियों को ठीक करने पर पूरा जोर नहीं लगाया गया तो व्यवस्था में लोगों का भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अमेरिका के एक वकील और राजनेता हेनरी क्ले 1977 से 1952 तक ने एक बार कहा था, सरकार एक न्याय है और इसके अधिकारी न्यासी है तथा इस न्याय और इसके न्यासियों को लोगों के भले के लिए बनाया गया है। इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमें सुधारों को लेकर अपने रवैये में कुछ बुनियादी बदलाव करना होगा। राजनीति और अर्थशास्त्र के कई विद्वान दूसरे चरण के सुधारों की बात तो करते हैं, पर अपने सुझावों को उत्पादकता के कारकों के पूरक सुधारों तक ही सीमित कर देते हैं। अगर हम सच में एक महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो दूसरे चरण के सुधारों के लिए पूरी संस्थागत संरचना में परिवर्तन आवश्यक है। हमें स्वतंत्रता को बचाना होगा, संस्थाओं के स्वतंत्र एवं प्रभावी ढंग से चलाना होगा, पर हमें लोगों का शोषण करने वाले और अपना हित साधने वाले तत्वों पर भी निगरानी रखनी होगी। सभी संस्थाओं को आम नागरिक की सेवा करने के लिए काम करना होगा। हमें यह हासिल करने के लिए तथा समतामूलक समाज बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी, जो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व से पूर्ण होगा। अगला आलेख है हवाई सेवा में बढ़ोतरी। भारत में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हाल के वर्षों में तीव्र विस्तार हुआ है। अभी देश में हवाई अड्डों की संख्या 148 हो चुकी है तथा कई छोटे बड़े शहरों से उड़ानें संचालित की जा रही हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगले 3-4 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या 200 से अधिक हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान सेवा से समूचे देश को जोड़ने और हवाई यात्रा को सस्ता बनाने को प्रारंभ से ही सरकार की प्राथमिकताओं में रखा है। उल्लेखनीय है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला था
तब से देश में 74 हवाई अड्डे ही थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि नागरिक उड्डयन में तेज़ी से विकास हो रहा है। हवाई अड्डों तथा संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की प्रक्रिया में बड़े शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान उड्डयन क्षेत्र को भारी नुकसान सहना पड़ा था। उड़ान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों के घाटे की भरपाई अभी तक नहीं हो सकी है, पर यात्रियों की संख्या बढ़ने और उड़ानों की आवृत्ति में वृद्धि को देखते हुए कहा जा सकता है कि घाटे की स्थिति से यह क्षेत्र जल्दी ही उबर जाएगा। विशेषज्ञों का आकलन है कि 2024 तक भारत का उड्डयन बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। आर्थिक वृद्धि के लिए नए हवाई अड्डों और अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना आवश्यक है। व्यावसायिक और यात्री आवागमन के साथ साथ पर्यटन के व्यापक विस्तार को भी ध्यान में रखा जा रहा है। मध्य आय वर्गीय परिवारों की आमदनी बढ़ने, उड़ान सेवा में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के साथ सकारात्मक नीतिगत आधार के कारण यह क्षेत्र बढ़ रहा है। वर्ष 2010 में हमारे देश में 7.90 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की थी। वर्ष 2017 में यह आंकड़ा 15.80 करोड़ हो गया। अनुमान है कि 2037 तक यह संख्या 52 करोड़ हो जाएगी। वर्ष 2022-23 के बजट में देश के आर्थिक प्रगति के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत देश के विकास के जिन 7 इंजनों का उल्लेख किया गया था, उसमें एक हवाई अड्डों का विस्तार भी था। भारतीय उड्डयन बाजार के लगभग 14 से 15% वार्षिक विकास दर के साथ 2025 तक $4.33 अरब होने का अनुमान है। अभी देश में 34 उड़ान प्रशिक्षण संस्थान हैं। इनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। माना जा रहा है कि 2026 तक भारतीय ड्रोन उद्योग का आकार भी $1.8 अरब हो जाएगा। इसके लिए भी संचालकों की मांग बढ़ेगी। साथ ही सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला आलेख है तकनीक के भाषाई अनुवाद का बड़ा कदम। यह आलेख लिखे हैं उमेश चतुर्वेदी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। लाल बहादुर शास्त्री को दुनिया जय जवान जय किसान नारे, पाकिस्तान पर भारत की जीत और हरित क्रांति के लिए जानती है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि स्वाधीन भारत में शिक्षा व्यवस्था को भारतीय भाषाओं में लाने का सपना भी शास्त्री जी ने ही देखा था। उन्होंने दौलत सिंह कोठारी को इसके लिए प्रेरित किया था। शिक्षा में भारतीयता और भारतीय संदर्भों में शिक्षण को लेकर स्वाधीन भारत में जिस कोठारी आयोग ने रिपोर्ट दी थी, उसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी ही थे। उसी दौर में शास्त्री जी ने कोठारी को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी, ज्ञान विज्ञान और तकनीक की जानकारियों को भारतीय भाषाओं में लाने और उनके लिए भारतीय भाषाओं का शब्दकोश तैयार करने की उस जिम्मेदारी को दौलत सिंह कोठारी ने निभाई थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं रहा। कह सकते हैं कि IIT बम्बई के प्रोजेक्ट के जरिए न सिर्फ शास्त्री जी का सपना पूरा होने जा रहा है, बल्कि भारतीय भाषाओं में पश्चिमी और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों की आपूर्ति होने जा रही है। IIT बम्बई का यह प्रोजेक्ट है उड़ान, जो 7 वर्ष के अध्ययन के बाद हकीकत बनने लगा है। इसके जरिए तमाम तकनीकी पुस्तकों का अनुभव होने लगा है। यह अनुवाद अभी हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, गुजराती, उड़िया और बांग्ला में उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर मौजूद इस प्रोजेक्ट के जरिए भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में भी अनुवाद किया जा सकता है। हाल में मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य सरकारों ने हिंदी में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई शुरू की है। भारतीय भाषाओं में तकनीकी विषयों की पढ़ाई के सपने बड़ी चुनौती यह है कि आधुनिक तकनीकी
ज्ञान विज्ञान की किताबें मौजूद नहीं हैं। अचानक हिंदी माध्यम से 12वीं तक के बाद छात्र इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं तो हिंदी या भारतीय भाषाओं के माध्यम की किताबें न होने की वजह से उनके सामने चुनौती बढ़ जाती है। इस तनाव में कई बार बहुमूल्य जिंदगी आत्महत्या की राह पर अपना लेती है। यह अनुवाद प्रोजेक्ट ऐसे विद्यार्थियों के लिए उम्मीद की किरण बन कर आया है। इस प्रोजेक्ट में बतौर PhD शोधार्थी कार्य कर रहे हैं आयुष महेश्वरी का कहना है कि केरल सरकार ने 80 से ज़्यादा तकनीकी और मेडिकल पुस्तकों के अनुवाद का काम उड़ान प्रोजेक्ट को दिया है। उड़ान प्रोजेक्ट IIT बम्बई के प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन के दिमाग की उपज है। उन्हें मुंबई के उद्योगपति गणेश अर्नाल ने प्रेरित किया था। अर्नाल से पुस्तक मेला में मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि तब उन्होंने अपने नाम राशि प्रोफेसर गणेश से इस प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव रखा था। प्रोजेक्ट से जुड़े प्रवीण इंगले और आयुष माहेश्वरी के अनुसार उड़ान प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ तकनीकी पुस्तकों का ही अनुवाद ज़्यादा बेहतर होता है। साहित्यिक अनुवाद में यह उतना सफल नहीं है। माहेश्वरी का तर्क है कि साहित्यिक रचनाओं में भावनाएं होती हैं और कोई भी मशीन भावनाओं का अनुवाद नहीं कर सकती है। कई बार ज्ञान विज्ञान और तकनीक की पुस्तकों के शाब्दिक अनुवाद से भी काम चल जाता है। उड़ान प्रोजेक्ट से करीब 1 GB की फाइल का 1 घंटे में अनुवाद किया जा सकता है। इंगले और माहेश्वरी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में जहां गणेश रामकृष्णन की टीम ने तकनीकी पक्ष का ध्यान रखा है, वहीं जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है उसे भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि इस आयोग के पीछे भी दौलत सिंह कोठारी का हाथ था। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण प्रक्रिया में भारतीय भाषाओं पर जोर दिया गया है। उड़ान प्रोजेक्ट के विचार के पीछे जापान को मिले नोबेल पुरस्कार भी रहे हैं। आयुष महेश्वरी के मुताबिक प्रोफेसर गणेश का ध्यान गया कि जापान को करीब 1 दर्जन नोबेल पुरस्कार मिले हैं और सभी पुस्तक विजेताओं की पढ़ाई का माध्यम जापानी ही रही है। गूगल ट्रांसलेट भी अनुवाद कर रहा है, लेकिन उसके अनुवाद में कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वह शुद्ध रूप से शाब्दिक अनुवाद का फोकस करता है। इस नज़रिए से देखें तो उड़ान प्रोजेक्ट की कार्य पद्धति और उसके नतीजे अलग हैं। दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों की जब भी रैंकिंग होती है, भारतीय प्रतिनिधित्व की लाज IIT ही रखते हैं। चूँकि उड़ान प्रोजेक्ट भी IIT का है, इसलिए भारत सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। इस प्रोजेक्ट में IIT बम्बई के करीब 1.5 दर्जन लोग कार्य कर रहे हैं तथा अनुवाद के संदर्भ में सटीक नतीजे पाने के लिए लगातार सक्रिय हैं और अपनी मेधा इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के जरिए उन भारतीय मनीषियों को मदद मिल सकेगी जो तकनीक और ज्ञान विज्ञान की दुनिया में बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय भाषा माध्यम में पढ़ाई की पृष्ठभूमि के चलते पिछड़ते रहे हैं। उन्हें अब उड़ान के माध्यम से अनुदित ज्ञान विज्ञान और तकनीक की बेहतरीन पुस्तकें अपनी ही भाषाओं में पढ़ने को मिल सकेंगी। अगला विषय है पर्यावरण के संरक्षक बने शहर। पर्यावरण के संरक्षक बने शहर। यह आलेख लिखे हैं सुधीर कुमार, जो एक टिप्पणीकार हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संसाधन और आर्बर डे फाउंडेशन ने हैदराबाद तथा मुंबई सहित दुनिया के 138 शहरों को शहरी वन प्रबंधन और सामुदायिक वानिकी के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना है। शहरीकरण के साथ साथ इन शहरों में
शहरों ने हरे भरे, स्वच्छ और खुशहाल परिवेश की स्थापना कर दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है कि शहरीकरण को पर्यावरण का विरोधी नहीं, सहयोगी बनना चाहिए। औद्योगिकीकरण और बढ़ती आबादी के साथ दुनिया भर में शहरीकरण की गति तेज हुई है। जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो के मुताबिक 1800 में दुनिया की लगभग 2% आबादी ही शहरी क्षेत्रों में रहती थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि 2050 तक विश्व की 68% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेंगी। शहरों की सुख सुविधाओं और चकाचौंध भरी दुनिया एक बड़ी आबादी को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन यह प्रक्रिया बड़े पैमाने पर पर्यावरण दोहन और जलवायु परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार है। शहरों में कुल ऊर्जा का लगभग 78% उपभोग होता है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की माने तो शहरी बुनियादी ढांचे और गतिविधियां वर्तमान में हो रहे कुल कार्बन उत्सर्जन के लगभग 2/3 हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ मौजूदा कंक्रीट की सड़कों और भवनों के जाल के कारण धरती के औसत तापमान में वृद्धि होती है। उच्च आय वर्ग वाले घरों की आलीशान जीवनशैली भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तीव्र करती है। शहरी क्षेत्रों में बिजली, परिवहन, खाना पकाने एवं अन्य कार्यों में ऊर्जा की बहुत खपत होती है। यहाँ जल, वायु, भूमि व ध्वनि प्रदूषण चरम पर होते हैं, जिनका दंश शहरवासियों को झेलना पड़ता है। इससे स्वास्थ्य के साथ जीवन प्रत्याशा और जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ता है। शहरों में पानी की खपत अधिक है, पर इसके संरक्षण और संचयन की कवायद कम दिखती है। नतीजा, वर्षा होने पर भी भूमिगत जल स्तर में खास वृद्धि नहीं होती। ठोस कचरा निपटान का अभाव भी शहरों की एक बड़ी समस्या है। स्वच्छ पर्यावरण ही लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान कर सकता है। अतः शहरों को पर्यावरण का संरक्षक बनाना चाहिए। वर्ष 2050 तक 10,000 से भी अधिक शहरों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस दिशा में सभी शहरों को आगे बढ़ना होगा। शहरीकरण को रोका नहीं जा सकता, पर शहरों को व्यवस्थित तरीके से बसाकर तथा शहरवासियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत कर मानवता को जलवायविक विपदा से बचाया जा सकता है। अगला आलेख है एशिया का वित्तीय केंद्र बनने की हांगकांग की कोशिश। एशिया का वित्तीय केंद्र बनने की हांगकांग की कोशिश। हांगकांग ने एशिया के वित्तीय केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठाया है। इस क्रम में उसने दुनिया के सबसे अमीर परिवारों के लिए धन प्रबंधन का एक नया दृष्टिकोण पेश किया है। सरकार भी मान चुकी है कि यदि उसे सिंगापुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय टैक्स हेवन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो उसे अलग तरीके का काम करने की ज़रूरत है। हालांकि वह पहले से ही सबसे बड़े पूंजी बाजारों में से एक के साथ साथ कम कर दर, परिवर्तनीय मुद्रा, स्थिर राजनीतिक वातावरण, सामान्य कानून प्रणाली की स्थापना और विश्व स्तरीय परिवहन अवसंरचना जैसे मौजूदा सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का दावा करता रहा है। इतना ही नहीं, वह फैमिली ऑफिसों को आकर्षित करने के लिए अपेक्षाकृत आसान वीज़ा व रेजिडेंसी परमिट, कला संग्रहों के लिए कस्टम क्लियरेंस और एयरपोर्ट स्टोरेज जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान कर
प्रोत्साहित भी करता है, पर सरकार धनी परिवारों की अरबों की राशि का प्रवाह सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की ओर करने में टैक्स हेवन और निजी बैंकिंग के गढ़ से कहीं आगे निकल चुकी है। बीते सप्ताह इस शहर ने हाफ डे वेल्थ फॉर गुड समिट कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें धनवानों को प्रोत्साहित किया गया था कि वे परोपकार, कला, अमीर गरीब के बीच डिजिटल अंतर को पाटने, पर्यावरण, समाज और शासन यानी ESG में निवेश करने जैसे मदद में धन खर्च करने संबंधी विचारों को समझा करें। इनमें से प्रत्येक की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, जिन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सरकारी सहायता की जरूरत होती है। यह योजना अधिकारियों की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि परिणाम क्या आता है, पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। अगला विषय है सबको मिले एक समान शिक्षा। आज की शिक्षा व्यवस्था दो हिस्सों में बटी दिखती है। तकनीकी और पारंपरिक शिक्षा अलग अलग हैं। देश के सुदूर इलाकों में स्कूल नहीं है, यदि स्कूल है तो भवन नहीं है। इस पर निजी शिक्षा के विषमता बढ़ा दी है। इस पर निजी शिक्षा ने विषमता बढ़ा दी है। इसके बराबर सरकारी शिक्षा नहीं बैठ रही है। बिहार में स्कूलों के भवनों का निर्माण हुआ है, पर वहाँ शिक्षा की हालात ठीक नहीं है। शिक्षा हर भारतीय का मौलिक अधिकार है। आज ज्ञान विज्ञान का युग है, लेकिन उस स्तर की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में नहीं होती है। इसलिए इससे दूर करने का ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। अगला आलेख है कोरोना के नए केस बढ़े, रहें सतर्क। कोरोना के नए केस बढ़े हैं, रहे सतर्क। भारत में कोरोना के 2000 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 150 दिन में सबसे अधिक है। इलाजरत मरीजों की संख्या 95,000 हो गई है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने बताया कि संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 5,30,831 हो गया है। कितना? 5,30,831 हो गया है। महाराष्ट्र व गुजरात में 24 घंटे के दौरान 2 मौतें हुई हैं। इससे सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए सावधानी बरतें और भीड़ भाड़ इलाके में बिना मास्क लगाए नहीं जाएं। अगला आलेख है सत्य के परम धाम। सत्य के परम धाम। आध्यात्मिक जगत का मार्ग सत्य से आच्छादित है। ब्रह्मांड को कंपित करने वाली सूक्ष्म अति मानसिक तरंग को देव कहा जाता है। बाहरी दुनिया भी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा से स्पंदित होती है, लेकिन सूक्ष्म मानसिक और आध्यात्मिक दुनिया को कंपित करने वाली तरंग को देव कहा जाता है। देवत्व की ओर से और इस मार्ग को देवयान के रूप में जाना जाता है, अर्थात मनुष्य द्वारा अनुपचारित से सूक्ष्मता की ओर जाने का मार्ग देवयान के रूप में जाना जाता है। जो प्रारंभ से सत्य का संकल्प करता है, वह देवत्व प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होता है, और जो सच्चाई से सत्य का पालन करते हुए अच्छे कर्म करता है, उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ना आसान लगता है। आध्यात्मिकता का यह व्यापक मार्ग, जिसे सत्य द्वारा और अधिक विस्तृत किया गया है, उसका पालन कई ऋषियों ने किया है, जिन्होंने अंततः सत्य की सर्वोच्च स्थिति यानी आप्तकाम प्राप्त की। आप्तकाम क्या है? इस संसार में किसी न किसी संरचना से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं,
उदाहरण के लिए पृथ्वी से हमें फल और फसलें मिलती हैं, पानी से हमें जल विद्युत प्राप्त होता है, यानी हम विभिन्न स्रोतों से विभिन्न चीज़ें प्राप्त करते हैं। जिसे किसी माध्यम से प्राप्त किया जाता है उसे प्राप्ति कहा जाता है, और जो सीधे परम पुरुष से प्राप्त होता है उसे आप्ति कहा जाता है। पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को अप्राप्त वाक्य कहा जाता है, और जो ज्ञान हम सीधे अपने मन में प्राप्त करते हैं उसे आप्त वाक्य कहा जाता है। हम लंबे समय तक प्राप्ति को बनाए नहीं रख सकते, क्योंकि यह स्वभाव से क्षणभंगुर है। अगर आज अधिग्रहित किया जाता है तो यह कुछ समय के लिए हमारे साथ रहेगा, लेकिन अंततः निकल जाएगा। जो व्यक्ति आज बहुत पैसा कमाता है वह कल कंगाल हो जाता है। ये सभी प्राप्ति के मामले हैं। इसलिए सापेक्ष जगत में लोग जो कुछ भी सीखते हैं वह प्राप्ति है। यह हमेशा साथ नहीं रहता, पर आप्त वाक्य के बारे में ऐसा नहीं है। यह रखने के लिए आया है और यह रहने के लिए आया है और हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए एक आप्तकामी वह है जिसका मन लौकिक कृपा से भर गया हो। इसी के साथ आज का एडिटोरियल समाप्त होता है।